जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि चेक बाउंस नोटिस क्या होता है और चेक बाउंस नोटिस किसके द्वारा भेजा जा सकता है, क्या अधिवक्ता के द्वारा भी भेजा जा सकता है या स्वयं भी भेजा सकता है। तो उस वीडियो के बाद मैंने जैसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब लीगल नोटिस देने के बावजूद भी वह व्यक्ति जिसने चेक दिया है अगर वो चेक अमाउंट देने में असफल रहता है तब उसके बाद क्या प्रक्रिया है और उसके अलावा किस प्रकार हम चेक बाउंस केस उस व्यक्ति के खिलाफ डाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित वर्मा एंड नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि चेक बाउंस केस कैसे डाला जाता है और किस तरीके से उसके जुरिडिक्शन का निर्धारण किया जाता है। तो आज चलते हैं आज की इस वीडियो में। चेक सामान्यतः यह माना जाता है कि चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का नोटिस हमेशा एक अधिवक्ता के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि जब हमने चेक का नोटिस दे भी दिया और उसमें 15 दिन का जो समय निर्धारण किया था, निर्धारित करने के बाद भी जब वह व्यक्ति असफल हो जाता है उस अमाउंट को देने के लिए, तब उसके बाद क्या करें। हमारे पास क्या क्या ऐसे उपचार हैं जो कि उस व्यक्ति को मजबूर किया जा सकता है कि उस व्यक्ति से हम पैसा ले सकें। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके की रेमेडी अवेलेबल है एज पर दी लॉ। नंबर 1, एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत क्रिमिनल केस फाइल करना, और अगर किसी वजह से 138 का फाइल ना कर पाते हैं तो दूसरी एक रेमेडी हमारे पास अवेलेबल रहती है, सिविल रिकवरी। तो सिविल रिकवरी की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं लीगल नोटिस के आधार पर जब वह व्यक्ति भुगतान करने में असफल रहता है तो उसके बाद 138 का क्रिमिनल केस कैसे फाइल किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उस चेक के बारे में जिसके बारे में लीगल नोटिस देने के बावजूद भी वह व्यक्ति असफल हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द 16 डे द कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट। जब 16वें दिन से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है तो विद इन 30 डेज वी हैव टू फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ गिवन अ चेक टू अस। अब बात आती है कि किस कोर्ट में और कैसे हम केस को फाइल करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है, जैसे कि सपोज मेरी जो होम ब्रांच है दिल्ली में है जहाँ पे मैंने ये अकाउंट खुलवाया था, लेकिन किसी कारणवश मैंने वो चेक दिल्ली में न लगाकर गाजियाबाद में लगाया था और गाजियाबाद में डिसऑनर हो गया था। लेकिन इससे यह फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जुरिडिक्शंस बदल जाएगी गाजियाबाद में डिसऑनर के बावजूद भी। तो जो मेरा होम ब्रांच है दैट इज़ दिल्ली, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली द जुरिडिक्शन विल बी इन दिल्ली ओनली, तो दिल्ली ही रहेगी। तो दिल्ली के अंदर जब हम केस फाइल करेंगे तो जो सपोज दिल्ली भी 4 अलग अलग जोन में बटा हुआ है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो उसी आधार पे देखते हैं जो मेरा होम ब्रांच है बैंक, तो मेरा होम ब्रांच जैसे कि सपोज करते हैं ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है। तो ईस्ट दिल्ली सब जैसे मैं कहता हूँ दिलसाद गार्डन है, तो दिलसाद गार्डन के में होम ब्रांच मेरी है पीएनबी की। तो उसके अंतर्गत कौन सा पुलिस स्टेशन मेरा लगता है उस बैंक से संदर्भ में, तो उस बैंक के संदर्भ में जो पुलिस स्टेशन लगेगा वो तो कहलाएगा मेरा पुलिस स्टेशन, कि इस पुलिस स्टेशन के अंदर यह बैंक आता है। और ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली के बिहाफ पर मेरा जो केस फाइल होगा वो होगा कड़कड़डूमा कोर्ट में। तो यही तरीका है जुरिडिक्शन निर्धारण करने का। इसी तरीके से आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं और जहाँ पे भी आपकी होम ब्रांच जिस पुलिस स्टेशन में लगती है और उस क्षेत्र के अनुसार आप कोर्ट की जुरिडिक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं जब हम क्रिमिनल केस फाइल करेंगे तो हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम जो केस फाइल करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत करेंगे। ये 138 से लेकर 142 सेक्शन 138 से लेकर सेक्शन 142 तक दीज आर द प्रोविजन फॉर file a criminal complaint against the accused person. This provision has been inserted in 1988. वो क्यों प्रोविज़न ये ऐड क्यों किए गए थे, उसका एक रीज़न यही था कि हर व्यक्ति का चेक के ऊपर विश्वास बना रहे और आपस में जो लेन देन होता है, भुगतान किया जाता है, वो चेक के माध्यम से किया जा सके। इसीलिए ये प्रोविज़न
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जोड़े गए थे। अब क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? नंबर 1, ओरिजिनल चेक अलोंग विद मीमो। मीमो क्या होता है कि मीमो वही होता है जिसमें चेक के साथ एक रिसिट मिलती है, जिसमें रीज़न लिखा रहता है कि यह चेक किस कारणों की वजह से बाउंस होता। जैसे कि जनरली हमें देखने को मिलता है कि 3 ही रीजंस होते हैं जो चेक बाउंस हो जाता है। नंबर 1, फंड इनसफिशिएंट। नंबर 2, स्टॉप पेमेंट बाय द ड्रॉवर, यानी कि जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया था उस व्यक्ति ने उस चेक की पेमेंट रोकने के लिए एक एप्लीकेशन लगा के बैंक में मना कर दिया कि इस चेक का भुगतान ना किया जाए, तो इसको कहते हैं स्टॉप पेमेंट। और थर्ड आता है अकाउंट ब्लॉक्ड कि और अकाउंट क्लोज, कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है इसलिए हम आपको इस चेक के संदर्भ में भुगतान करने में असमर्थ हैं। तो दीज आर द 3 रीज़न, जनरली इन 3 रीज़न फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक। तो इस मीमो की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद आती है कि इसके अलावा और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं। उसके अलावा मेन लिखित रूप में जो लीगल नोटिस हमने ड्रॉवर को भेजा था उसकी कॉपी होना अति आवश्यक है क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए। लीगल नोटिस आपने किस मोड से भेजा था, जैसे कि आपने रजिस्टर रेडी किया होगा, स्पीड पोस्ट किया होगा, या फिर आपने कोरियर के माध्यम से भेजा होगा। तो वो जो पोस्टल रिसीट्स हैं ओरिजिनल, that will be enclosed or attached with the original complaint. Secondly, उसके अलावा एक चीज़ और भी होती है ओरिजिनल ट्रैकिंग रिपोर्ट, कि बेसिकली जो लीगल नोटिस लिखित रूप में आपने दिया था एक्यूज को, वो सर्वी उसको हुआ या नहीं हुआ, तो इसीलिए उन पोस्टल रिसिट की आवश्यकता होती है। दीज आर दी मेन 4 डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब जब हम कंप्लेंट बना लेते हैं और इन सभी दस्तावेजों को अटैच कर लेते हैं, तब उसके बाद आती है कि हम उसको केस को फाइल करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो केस फाइल करने का टाइम पीरियड है, विदिन 30 days वी हैव टू फाइल द क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन्स एज पर द लॉ गिवन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हमें फाइल जिस दिन भी करते हैं विदिन 30 days करने के बाद फर्स्ट डे क्या होगा, तो फर्स्ट डे सबसे पहले तो यही होगा कि वहाँ पे हमने केस कंप्लेंट फाइल करने के बाद उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के साथ साथ जैसा आप ये देखेंगे कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, आपने लीगल नोटिस दिया या नहीं दिया, कोई उसमें डिफेक्टिव तो नहीं है, या इसके अलावा कोई जुरिडिक्शन का तो क्वेश्चन नहीं उठ रहा कोई, या कोई लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद उसमें संज्ञान ले लेते हैं और समन इशू कर देते हैं। अब बात है समन होते क्या है। समन वो होते हैं जिसमें एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है कोर्ट में कि जवाबदेही के लिए कि आप आइए और अपीयर होइए कोर्ट में कि आपका क्या कारण रहा, आपने इस व्यक्ति को जब चेक दिया तो चेक का भुगतान क्यों नहीं किया आपने। तो ये समन्स के द्वारा उस एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है, यानी कि कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वह व्यक्ति कोर्ट में आए और जवाब दाखिल करें। सपोज अगर समन रिसीव्ड होने के बाद भी अगर वो एक्यूज पर्सन अगर कोर्ट में नहीं आता है तो उसके खिलाफ जज साहब बेलेबल वारंट इशू कर देंगे। बेलेबल वारंट में क्या होगा कि मतलब पुलिस जाएगी, उसको लेकर आएगी और अरेस्ट करके ले आएगी और जज साहब के सामने पेश करेगी, भैया आइए और यहाँ पे अपीयर हुए। जब आपको समन मिलने के बावजूद आप क्यों नहीं अपीयर हुए, तो बेलेबल वारंट भी हो जाएगा। लेकिन बेलेबल वारंट मिलने के बावजूद भी अगर वो तब भी असफल रहता है, वो नहीं आता किसी कारणवश, तब उसके बाद क्या प्रोविज़न है, तब उसके बाद प्रोविज़न ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ, एक्यूज पर्सन के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे। पुलिस जाएगी और उसको सीधा कस्टडी में लेके जज साहब के सामने पेश करेगी। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि ये जो ऑफेंस है, ये 138 का जो ऑफेंस है, इट इज़ क्रिमिनल इन नेचर और ये कंपाउंडेबल है, बेलेबल ऑफेंस है, और साथ ही साथ इसमें जो पनिशमेंट है 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और डबल द चेक अमाउंट और बोथ। तो क्रिमिनल नेचर का है तो इसलिए बेलेबल ऑफेंस है, तो वो एट एनी टाइम द एक्यूज्ड कैन फर्निश देयर श्योरिटी एंड टेक अ बेल, बट ही हैज़ टू अपीयर ईच एंड एवरी डेट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और जजेस। बाद में ये आएगा कि जब अपीयर हो जाएगा कि जज आप पूछते हैं कि
आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं करते हैं, आप इस केस को कंटेस्ट करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो एक्यूज पर्सन है फर्स्ट या सेकंड डेट में आने के बाद वो चेक अमाउंट लेकर आ जाता है डीडी के रूप में या फिर कैश लेकर आ जाता है और वो कोर्ट में जमा करके वो और बोलता है कि मतलब आई एम रेडी टू सेटल दी मैटर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। लेकिन बात ये आती है कि जो कंप्लेनेंट है कंप्लेंट करेगा क्यों, क्योंकि उसने तो पहले ही नोटिस दिया था और नोटिस देने के बावजूद भी अगर वो चाहता तो वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम he can settle the matter out of the court, even we do not require to approach before this honorable court। इसी ये क्वेश्चन है, इसी पे एक लैंडमार्क जजमेंट है विजय दीवान नायक वर्सेस रॉयट सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड। उसमें यह बताया गया है कि जो मोटो है इस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मनी ले प्राप्त करना है, नॉट अ पनिशमेंट और केस को चलाना, कि आपका पर्पज़ ये नहीं है कि आप इसमें दोषी को सज़ा दिलवाएंगे या आप केस को चलाती रहेंगे। अगर एट एनी टाइम द एक्यूज इज़ विलिंग टू सेटल द मैटर व्हेन ही ब्रॉट सम मनी, तो आपका ये एक अधिकार बनता है कि आप उस मनी को रिसीव करें और केस को ख़त्म करें। यह एक लीगल प्रोविज़न है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीका है जिसमें दिस इज़ द प्रोसीजर टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। तो हम आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोसीजर मैंने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर 138 क्रिमिनल केस आप फाइल नहीं कर पाते तो उसके अलावा भी एक और सिविल रिकवरी का प्रोविजन हमारे पास है। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है। धन्यवाद।